नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम। मैं हूं सुमित झा। पुरवैया मुहिम में हम हाजिर हैं आज दो तस्वीरों के साथ। दोनों तस्वीरें समाज पर सवाल खड़ा करती हैं। एक रांची की है जिसमें पिंक ऑटो के जरिए महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश करने की कवायद की गई, लेकिन चंद मंचलों की काली नजर पिंक ऑटो पर लग गई है। सवाल है कि समाज में चंद लोगों को क्या महिलाओं को आगे आकर काम करते देखना मंजूर नहीं है। दूसरी तस्वीर भी हमारे आपके समाज की है जिसमें एक मासूम के साथ उसके अपनों ने ही हैवानियत का ऐसा खेल खेला जिसे सुनकर हैवान भी हैरान हो जाए। हम इन दोनों तस्वीरों की अगले 1 घंटे बात करेंगे। अगले 1 घंटे में जरूर आप भी जुड़िए। सबसे पहले बात करते हैं हम रांची की तस्वीर की। प्राय छेड़खानी होती है, प्रशासन का कमजोरी है। जी हां, रांची से तस्वीर आई है पिंक ऑटो के रूप में जिसने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर सुकून दिया था। 2 साल पहले लेडीज स्पेशल पिंक ऑटो सर्विस के जरिए महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर जोर दिया गया, लेकिन यह सर्विस अब खुद ही असुरक्षित होने लगी है। सवाल है कि क्या ऐसी कोशिश का साथ समाज नहीं दे पाता है या फिर सिस्टम इन कोशिशों में सहयोग नहीं कर पाता है। ये पिंक ऑटो महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है, महिला यात्रियों की सुरक्षा की गारंटी है, लेकिन इस गारंटी पर मंचलों की नापाक नजर है। तो कुछ ऐसा परेशानी नहीं होता था, लेकिन कुछ दिन में पता चल रहा है कि मतलब कुछ लोग हैं जो धमकी देते हैं, ऑटो जलाएंगे, मारने के लिए हाथ उठाते हैं, गाली गलौज करते हैं, मतलब अजीब टाइप का व्यवहार करते हैं। तो ये गलत बात है कि हम लोग जो लेडीज़ है इतने हम लोग हेल्प कर रहे हैं, लेडीज़ों को बैठा रहे हैं, और कोई हम लोग को गाली दे देगा। हम लोग भी किसी का माँ है, किसी का बहन है, किसी का वाइफ। दरअसल रांची में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए पिंक ऑटो की शुरुआत की गई थी। इस ऑटो में बैठकर महिला यात्री अपने को सुरक्षित महसूस करती थीं। लेकिन मंचलों की हरकत से महिला चालक के साथ साथ यात्री भी परेशान हैं और खाकी से सुरक्षा की गुहार लगा रही हैं। और कोई छेड़खानी कर रहा था तो विशेष करके डर लगता है, मन से डर लग जाता है। लेकिन हम लोग बहुत ही मतलब हिम्मत करते हैं, बहुत ही हिम्मत करते हैं कि हम लोग क्यों डरेंगे। लेकिन अब जो है ना, डर लगता है हल्का हल्का हम लोग को भी कि हाँ, हम लोग के साथ भी ऐसा हो रहा है। पैसेंजर के साथ, महिला पैसेंजर के साथ भी छेड़खानी की बात आ रही है। हाँ, लड़के लोग मोटरसाइकिल से पीछा करते हैं। हाँ, पीछा करते हैं। सुरक्षा की आवाज क्या उठी, खाकी भी रेस में आ गई। भरोसा दिया ऐसी हरकत नहीं होने देंगे। वहाँ पे कुछ लोग जो है इनको तंग करते हैं, वो लड़के हैं या कोई एंटी सोशल एलिमेंट है। तो ये पहली बार मेरे नोटिस में आया है और इसीलिए मैंने इनको आश्वासन दिया है कि इनको अपना नंबर भी दिया गया है थाने का, और जब भी ऐसा कुछ इनके नोटिस में आता है ये बताएंगी, मैं त्वरित कार्रवाई होगी। इसका मैंने उन्हें आश्वासन ही नहीं दिया है, बल्कि मैं पूरी तरह इसके लिए वचनबद्ध हूँ। और जब भी ऐसा होगा मैं खुद पहुँचूंगा जगह पे और इनको अब शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। पुलिस के आश्वासन के बाद पिंक ऑटो चालकों ने राहत की सांस ली, लेकिन ये भी एक विडंबना है। जिस देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सड़क से सदन तक आवाज उठाई जाती है, वो महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं दिख रही हैं। रांची से सनी शारद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त रांची से हमारे संवाददाता मनीष मेहता मौजूद हैं और उनके साथ तमाम वो महिला ऑटो चालक हैं अपने पिंक ऑटो के साथ। एक खूबसूरती रांची शहर की, लेकिन इस खूबसूरती पर काली नजर किसी की लग गई है। ये कैसे हटेगी मनीष? बिल्कुल सुमित, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिए कि जहां एक तरफ सरकार ये कहती है कि महिलाओं को सशक्त किया जाएगा, सबल बनाया जाएगा और पुरुषों के मुकाबले उन्हें भी एक तरह से एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जहां पर वो एक हेल्दी कंपटीशन कर सके। और यही वजह थी कि इस तरह के एक पिंक ऑटो का एक कंसेप्ट
रांची में लाया गया, जहां पर महिलाओं को ऑटो चलाने की इजाज़त दी गई, और ताकि वहां पर महिलाएं जो लगातार यही बातें आती थी कि देर रात अगर कोई महिला या कोई लड़की जो अगर कॉलेज से या हॉस्टल जाना चाहती है या कहीं भी जाना चाहती है तो इस पिंक ऑटो के ज़रिए वो आसानी से चली जाए, सेफ महसूस करे अपने आप को। लेकिन जिस कंसेप्ट के साथ इस पिंक ऑटो को उतारा गया, आज इसी पिंक ऑटो की जो महिला ड्राइवर है वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है, उनको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और यही वजह है कि आज उन्हें विवश होकर के अब पुलिस के पास पहुंचना पड़ा। तो इसको लेकर के सुमित काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि चिंता की बात है कि सरकार जहां एक तरफ महिलाओं को सशक्त करने के प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ये तमाम चीज़ें आ रही है। आप देख सकते हैं सुमित कि यहाँ पर कुछ जो पिंक ऑटो की जो महिलाएं हैं जो कि ऑटो चला करके अपने परिवार का पूरा हम कह सकते हैं कि गुजारा करती हैं, वो तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है। खास बात यह है कि इसमें न सिर्फ जो ट्राइबल जो हम कह सकते हैं कि महिलाएं हैं, जो आदिवासी महिलाएं हैं, बल्कि जनरल महिलाएं भी हैं जो कि घरों से बाहर निकल करके इस तरह से ऑटो चला रही हैं ताकि वो अपने परिवार को एक बेहतर हम कह सकते हैं कि पालन पोषण कर सके, अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सके। फिलहाल हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं जो कि पिंक ऑटो चलाती हैं, उनसे समझते हैं। दी, क्या नाम है आपका? हीरा देवी। हीरा जी, ये बताइए कि क्या समस्या हुई? समस्या हम लोग के साथ हुआ कि डेली डेली आते हैं, एक सप्ताह से हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। मनीष साहू है, डेली बोलता है तुम लोग को गोली मारेंगे तो आग लगा देंगे, इतना गंदा सबसे हम लोग को बोला ना। आप लोग पास क्या बोले, हम लोग को बोलने का ये नहीं है। मतलब आप लोग अब भय के माहौल में काम कर रही हैं? हाँ, तो वो बोलने लगे, उसके मम्मी भी उसके बीच में आ जाती है हम लोग का बीच में। लेडीज लोग अपना घर में काम करना चाहिए तो ऑटो चला रही है, तो हम लोग का महिला कम थोड़ी है। यही बस। सुमित, आपने सुना कि साफ कह रही है महिलाएं कम नहीं है, डर का माहौल है, लेकिन इसके बावजूद ऑटो चला रही है। आपका क्या नाम है? सुशीला देवी। ये बताइए कि किस तरह की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है? सामना देखिए, पहले तो कुछ हद तक ही थे हम लोग, लेकिन अभी फिलहाल एक सप्ताह से ये हो रहा है कि कल और आज का घटना से बता रहे हैं कि कल आके अचानक कोई आके हम लोग को स्टैंड में आके धमकी दिया जाता है कि आप लोग को आग लगा देंगे, आप लोग का जितना पिंक ऑटो है सब आग लगा देंगे, और गंदे तरीके से बोल के हम लोग के साथ गाली गुप्ता किया गया है। वो लोग कौन है मनीष? उसके बाद हम लोग गए थाना में, तो थाना में हम लोग शराब पेश किए, लेकिन थाना जब तक मतलब उसको वो लोग मतलब क्या कोई आम लोग हैं जो कि नहीं है, या फिर कोई विशेष असामाजिक तत्व के लोग हैं जो कि इस तरह से तत्व नहीं है, वो है कि दूसरी गुट में जो अभी ऑटो निकालने जा रही है वो लोग हैं जिनका नाम है मनीष साहू। मनीष साहू के साथ और बहुत सारे लड़के आए थे। अच्छा, मतलब कि ग्रुप आया था जो आप लोगों को परेशान कर रहा है, जो कि अभी पेपर भी हमारे पास है, जो पेपर हम इसको हम थाना में दिए हैं। जी दिखाइए। यही पेपर है। आप सुमित इसमें देख सकते हैं कि ये इस कंप्लेंट जो दर्ज कराया गया है अरगोड़ा थाना में, उसमें साफ लिखा गया है पिंक ऑटो महिला सर्विस रांची सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी महोदय अरगोड़ा रांची। विषय पिंक ऑटो महिला चालकों के साथ छेड़खानी, गाली गलौज एवं धमकी के संबंध में। तो इस तरीके से कंप्लेंट रजिस्टर्ड कराया गया है। इस कंप्लेंट को रजिस्टर्ड कराए हुए 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। क्या किसी तरह की कोई कार्रवाई या पिछले 24 घंटे में आपको क्या दोबारा धमकी मिली? हाँ, दोबारा आज सुबह भी मिली है। कंप्लेंट कराने के बाद में भी आज सुबह मिली है धमकी। उस समय हम लोग स्टैंड नहीं पहुंचे थे, लेकिन स्टैंड में आके धमकी दे के गए हैं। और हम लोग थाना प्रभारी से यही आशा करते हैं कि जब तक वो कार्रवाई ना करे पूर्ण रूप से, हम लोग अपने आप को असुरक्षित मान रहे हैं। ठीक है मनीष, बीच में दर्शक भी जुड़े हैं, हम उन्हें भी चर्चा में शामिल करते हैं। जरूर। विकास है हमारे साथ पटना से। जी विकास जी, विकास जी अपनी बात रखिए सर। हेलो जी। हाँ सर, क्या मैंने डाल दी क्या पे? जी आप अपनी बात रख सकते हैं, बताइए। हाँ सर, आपका चैनल देख रहा सर। जी। चलिए, आवाज साफ नहीं आ रही है, ठीक है। मनीष, मैं आपके पास आऊंगा और सवाल ये है कि छेड़खानी, गाली गलौज और तमाम चीजें, धमकी, ये तमाम चीजें हैं। हम सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जरूर एक पुलिस का रोल बनता है, लेकिन क्या यहाँ एक समाज के रोल को लेकर भी चर्चा की जा सकती है कि आखिर इस समाज में महिला सशक्तिकरण के नाम पर
पिंक ऑटो की शुरुआत हुई, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर शुरुआत हुई, समाज के लोगों के सामने क्या ये चीजें चल रही हैं और समाज क्या आगे नहीं आ सकता है? बिल्कुल सुमित, आपने बहुत ही बेहतर सवाल किया है। हम कह सकते हैं कि जिस तरह से ये चीज़ें सामने आई है, ऐसा नहीं है कि इससे पहले भी इन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जिन इलाकों में ये पिंक ऑटो चला करते थे वहाँ पर जो पुरुष ऑटो चालक है वो भी ऑटो चलाया करते थे, और इस वजह से पिंक ऑटो के आने की वजह से कंपटीशन काफ़ी टफ हो चुका था और इस वजह से भी इन्हें काफ़ी तकलीफ़ें का सामना करना पड़ा था। और हमने कई बार देखा है कि लगातार चीज़ें सामने आती थी लेकिन ये लोग चुपचाप रहती थी। ये पहला मौका होगा जब आप लोग इस तरीके से घरों से बाहर निकली हैं और कंप्लेन आप लोगों ने दर्ज कराया? जी, कंप्लेन दर्ज कराए, लेकिन इससे हम लोग कहेंगे कि जब तक मतलब कि थाना प्रभारी कोई कार्रवाई ना करते हैं, हम लोग अपने आप को असुरक्षित ही अभी तक महसूस कर रहे हैं। तो हम लोग थाना प्रभारी से यही चाहते हैं कि वो पूर्ण रूप से कार्रवाई करें। जी सुमित, जैसे कि आपने कल हो के हम लोग को कि गाड़ी आग लगाने की धमकी दी जाती है, तो कल हो के हम लोग का गाड़ी घर से लेके बाहर तक कुछ हो जाती है, तो मनीष साहू जी जो धमकी दे के गए हैं उनके साथ जितने लोग भी हैं सारा जिम्मेवार होंगे। जी, मैं आऊँगा आपके साथ। सुमित, इस वक्त हमारे साथ जो रिटायर्ड डीएसपी है आर एन सिंह साहब, वो भी मौजूद है, उनसे भी समझ लेते हैं। सिंह साहब, अहम सवाल ये है कि जैसा महिला कह रही है, तमाम जो पिंक ऑटो की ड्राइवर है वो ये कह रही हैं कि 24 घंटे पहले उन लोगों ने कंप्लेन रजिस्टर्ड कराया, इसके बावजूद इन्हें आज सुबह एक बार फिर धमकी मिली है जान से मारने की, इसके अलावा इनके ऑटो को नष्ट कर देने की। ये तमाम चीज़ें जो चल रही हैं, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये हमारी महिलाएं जो ऑटो चला रही हैं, ये शमीम अख्तर जी हैं यहाँ पर, उसी समय हम भी उस समय थे सेवा में, उसी समय महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही महिला के द्वारा ऑटो चलाए जाने की बात चली थी और इसकी अच्छी शुरुआत हुई। तो महिलाएं ऑटो चला रही हैं, रांची के लिए अच्छी बात है, और जो इनमें महिलाएं यात्रा करती है वो ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं। लेकिन इनकी जो निजी कठिनाई है, कुछ कठिनाइयाँ हैं, हमारे समाज का भी दोष है, कुछ कठिनाइयाँ महिलाएं जब घर से बाहर निकलती हैं तो कुछ समस्याओं का सामना इन्हें करना पड़ता है। और रांची तो वैसे अच्छी जगह है, यहाँ तो काफ़ी संवेदनशील लोग हैं, और जो भी इनकी शिकायत है, जिस थाना क्षेत्र की में धमकी मिली है, जहाँ के लोग हैं, वहाँ उस लोकल थाने में, ट्रैफिक नहीं, लोकल थाने में इसकी शिकायत की जानी चाहिए। तो लोकल थाने में शिकायत दर्ज कराई, अरगोड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई। अहम सवाल ये है कि शिकायत दर्ज कराने के बावजूद इन्हें आज सुबह एक बार फिर धमकी मिली है और पुलिस अभी तक चुपचाप बैठी है। नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि पुलिस चुपचाप बैठी होगी। जो इन लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है, वो पुलिस भी इसकी जांच कर रही होगी, और जांच के बाद जो निरोधात्मक कार्रवाई है पुलिस अपने स्तर से जरूर करेगी। इन लोगों को पुलिस पर पूरी ईमानदारी से भरोसा करना चाहिए, क्योंकि पुलिस एक सिस्टम का अंग है, हमारे लिए है। सिंह साहब, सिस्टम पे भरोसा, पुलिस पर भरोसा करना चाहिए। मैं इसी सवाल के साथ आऊंगा। एक दशरथ है हमारे साथ, दर्शक देवघर से। जी दशरथ जी, आज के जो महिला असुरक्षित दिखाई दे रहे हैं, अपने हिम्मत से इतना जो मतलब करके मतलब ये ऑटो चला रहे हैं, फिर भी प्रोत्साहन नहीं मिलकर ये लोग का इस तरह किया जाता है, तो इस पे मतलब आज के समाज में जो महिला पर ये शोषण हो रहा है, ये समस्या का जब तक अपने आप लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे तो इस तरह क्या, कैसे लोग आप बाहर आकर काम करेंगे? बिल्कुल, कैसे महिलाएं आगे आएंगी, कैसे महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, जो बात बात पर हमेशा बयान वीर जो हैं बयान देने लगते हैं, लेकिन हालात क्यों नहीं बदल पा रहे हैं? मुन्ना है एक और दर्शक पटना से। जी मुन्ना जी। हाँ, देखिए, इसमें हम आपको बताना चाह रहे हैं जी कि ये वहाँ पर टेम्पो यूनियन के नाम पर रांची में शुरू से रंगदारी होती है, और ये जो व्यक्ति इन लोगों को धमकी दिया है वो भी एक टेम्पो यूनियन से जुड़ा हुआ है, जो नाजायज इन लोगों से मांग करता होगा और इन लोगों को परेशान कर रहा है, समझे ना। तो ये एकदम बिल्कुल मतलब ऐसे टेम्पो यूनियन वाले को, और पुलिस अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है तो पुलिस को भी पुलिस के नजर में वो व्यक्ति नेता है। अच्छा। और ये सारा सिस्टम का दोष है रांची जिला प्रशासन का, इसलिए कि अभी महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। तो कहाँ है महिला संगठन, कहाँ है महिला आयोग, क्या इन लोगों के लिए वो कर रहा है? थाना प्रभारी तो थाना प्रभारी इनको प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे, मैं जानता हूँ। बिल्कुल, आपने बहुत वाजिब सवाल उठाया है। मनीष, आपने भी सवाल सुना, कहाँ है महिला संस्थाएं, जो महिला संगठन, महिला आयोग कहाँ है? और सवाल ये भी
कि ये रंगदारी शायद इन महिलाओं से मांगी जाती रही है और ये महिलाएं मना करती हैं, जो उन्होंने बताया कि ऐसा होता है और यूनियन की लड़ाई में ये महिलाएं पिस रही हैं और पुलिस का भी कहीं ना कहीं मिली भगत पुलिस की इनकी होती है क्योंकि ये नेता होते हैं। बिल्कुल सुमित, ये तमाम चीज़ें हैं और इसको लेकर के आप देखिए कि यही वजह है कि कल तक जो महिलाएं सिर्फ ऑटो चला करके अपने परिवार का जीवन यापन कर रही थी, आज उन्हें थाने तक पहुंचना पड़ा अपनी आवाज़ उठाने के लिए, क्योंकि लगातार वो इस चीज़ों से परेशान हो रही थी। इस वक्त हमारे साथ कुछ महिलाएं और हैं जो पिंक ऑटो चलाती है। सुमित, इन्हीं महिलाओं से इन सवालों का जवाब ले लेते हैं। दीदी, आपका क्या नाम है? दिव्या सोरेन। दिव्या जी, ये बताइए कि क्या आप लोग जब ऑटो चलाती थी तो आप लोगों से भी रंगदारी के रूप में जो आपके ऑटो स्टैंड पर पैसा मांगा जाता था? पैसा तो नहीं मांगा गया है वैसे रंगदारी करके, लेकिन वही एक सप्ताह से धमकी उमकी दे के जा रहा है। वही चीज़ है, आग लगा देंगे तो ये रोड में चलने नहीं देंगे, तो गुलाबी ऑटो को चलने नहीं देंगे, ये ऑटो चलेगा, वो ऑटो चलेगा, पियागो चलेगा, ऐसे बोल बोल के जा रहा है। उसका परिवार वाला भी आ रहा है कि अभी मेरा बेटा आएगा तो किसी ऑटो को चलने नहीं देगा, सब ऑटो को तुरंत आग लगा देगा। इससे मेरा सामने ही बोल गया था उसका मम्मी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शांति लकड़ा है। शांति जी, ये बताइए कि इसके अलावा आप लोगों को और किन परेशानियों का सामना करना पड़ता था? परेशानी ये है कि हम लोग को स्टैंड नहीं है, जो ऑटो खड़ा करने का स्टैंड नहीं है। अगर हम रोड में अगर कोई वीआईपी लोग आ जाते हैं तो हम लोग को भगा दिया जाता है। जैसे हम लोग अरगोड़ा चौक से बिग बाज़ार जाते हैं और बिग बाज़ार में रेडिशन होटल है, अगर वहाँ पे खिलाड़ी आते हैं या वीआईपी लोग आएंगे तो हम लोग को ऑटो बिल्कुल नीचे चला जाता है। इससे सवारियों को भी परेशानी होती है और हम लोगों को भी परेशानी होती है। तो हम लोग यही चाहेंगे कि सरकार से कि हम लोग को हर जगह पे स्टैंड दे और जैसे हम लोग को चलाने के लिए सुरक्षित माहौल दे, बेहतर माहौल दे। बिल्कुल। देवघर से बोकारो से हमारे साथ हैं मनोहर, एक और दर्शक। जी मनोहर जी। हाँ जी, हम बोल रहे हैं इस सब कड़ा कानून लागू कर देना चाहिए था जी। और इससे कड़ा कानून लागू करने से क्या होगा कि कुछ समाज में जो बदलाव होगा और कुछ शैतानी सबको कुछ राहत मिलेगी। बिल्कुल। और लेकिन जरूरी है सर कि ऐसे आदमी को बीच चौराहे में जाके सजा मिलनी चाहिए था। बहुत शर्मनाक घटना सब है सर ये सब। बिल्कुल, शुक्रिया सर। लेकिन जरूरी है कि समाज भी इन मामलों में आगे आए। अगर महिलाओं के साथ छेड़खानी हो रही है तो समाज भी चुपचाप देखता न रहे, वहां आवाज उठाए, पुलिस को खबर करे या फिर उन अपराधियों को, उन मंचलों को पकड़कर पुलिस के हवाले करे। ये बेहतर पहल हो सकती है। मैं यही सवाल रखूंगा मनीष, क्या समाज के लोग जब स्टैंड में आए, वो लोग और धमकी दी या तमाम छेड़खानी या गाली गलौज किया, वहां पर आसपास लोग चुपचाप देखते रहे? इन महिलाओं से पूछिए। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा और अहम सवाल है सुमित, क्योंकि आप देखिए कि जिस तरीके से ये महिलाएं, सबसे पहले तो इन लोगों ने हिम्मत करके रांची में जिस तरीके से ऑटो चलाने की कोशिश की है, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। और इनको प्रोत्साहन देने के बजाय जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया है और जो चीज़ें सामने आई हैं, उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अहम सवाल ये है कि जब तमाम लोग इस तरह के जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, जब इन्हें आकर के धमकी दे रहे थे, तो उस वक्त जो आसपास के लोग थे वो क्या कर रहे थे? इसका जवाब ले लेते। दीदी, ये बताइएगा कि जब अब उस तरह के जो आप जिन लोगों पर आरोप लगा रही हैं, वो लोग जब आपको बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड में आके धमकी दे रहे थे, तो क्या उस वक्त आपके आसपास में कुछ और आम लोग भी थे क्या? जी, अगल बगल वहाँ पर सारे देख रहे थे। वहाँ दुकान है, दवाई दुकान सब भी है, इधर बगल में दुकान, सब फल वाले लगाते हैं, सभी को यहाँ पर रहते हैं। तो वो लोग क्या, जब आप लोग को धमकी दिया जा रहा था तो उस वक्त वो लोग क्या कर रहे थे? वो लोग कुछ नहीं, क्या कर सकते हैं, वो लोग देख ही रहे थे। वो लोग चुपचाप रहे जी। अब पूरा जो आप लोगों को धमकी दिया जा रहा था, तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था, वो चीज़ें जारी थी जी। किसी ने आगे बढ़ करके उन लोगों को नहीं रोका? जी नहीं, कोई नहीं रोका। आप थी वहाँ पर, आप किसी ने भी कोई मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया? जी, कोई हाथ के लिए मदद नहीं बढ़ाया। सारे लोग एकदम देखते रह गए, चलते हुए आम पब्लिक भी खड़ा होकर देखते रह गए। इसी तरह से हम लोग के साथ होते रहता है कि कोई भी धमकी दे के चला जाता है, कोई भी हो हंगामा करता है, लेकिन कोई हम लोग को साथ देने वाले नहीं। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं आप लोग? जो तमाम जो महिलाएं वो एकजुट होकर के विरोध करती हैं? हम लोग एकजुट होकर विरोध करते हैं सब मिलके। जी, इसका असर होता है? असर होता है, लेकिन
कम हुआ है। कोई हम लोग लेडीज को बोलता है कि हमेशा ऐसे भी लेडीज को हमेशा दबा के रखना चाहता है लोग, वही हाल यहाँ भी हो रहा है कि इसको दबा दिया जाए, पिंक ऑटो को हटा दिया जाए। ये बहुत अहम बात कही है मनीष। दरअसल समाज की ये सोच है क्या कि महिलाओं को आगे आने नहीं दिया जाए, महिलाओं को कुछ अपने बूते खड़ा नहीं होने दिया जाए। क्या एक सोच ऐसी बन गई है जिस समाज के अंदर जो ऐसी इस तरह की तमाम कोशिशों को नाकाम करने पर तुली हुई है? और सवाल है कि पुलिस का भी इसमें पूरा सहयोग रहता है। सवाल समाज और सिस्टम दोनों को लेकर है। मैं रिटायर्ड डीएसपी साहब आपके साथ हैं। मैं समझना चाहूंगा कि एक कंप्लेन दर्ज होने के बाद कार्रवाई के लिए कितना वक्त चाहिए? बिल्कुल सुमित, सीधे इस सवाल का जवाब ले लेते हैं रिटायर्ड डीएसपी साहब से। डीएसपी साहब ये बताएं, आपने महिलाओं को सुना, आपने उनके दर्द को भी समझा, आप ये बताइए कि एक कंप्लेंट जब रजिस्टर्ड होता है और वो भी इस तरह के सीरियस मैटर में, तो कितना वक्त चाहिए इस कंप्लेंट के आधार पर एक्शन लेने में? देखिए, ये काफ़ी संवेदनशील मामला है और इसमें जो दूसरे ऑटो वाले हैं वे सारे लोग इन्वॉल्व हैं जिनकी बातचीत से मुझे ऐसा लगा। तो गंभीर बात तो है, लेकिन पुलिस अपने स्तर से बिना जांच पड़ताल के कुछ कार्रवाई, अरेस्ट इत्यादि की जो गंभीर बात है, उस तरह से जब आरोप लगेगा जांच पड़ताल करती रहे और यहाँ धमकियां मिलती रहे, लिखित क्या आरोप दिया है वो तो लिखित आरोप आपके समक्ष नहीं है। बिल्कुल डीएसपी साहब, सवाल यही है कि जिस तरीके से महिलाएं आरोप लगा रही हैं कि इन लोगों ने जब कंप्लेन दर्ज कराया, एक तो मजबूरी में इन लोगों ने कंप्लेन दर्ज कराया, बहुत हिम्मत करके थाने तक पहुंची, कंप्लेन दर्ज कराने के बावजूद कुछ घंटों के बाद इन्हें फिर से एक बार धमकी मिली, तो क्या अगर इन महिलाओं के साथ अगर कुछ हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, तो क्या आपकी रांची पुलिस इसकी जिम्मेदारी लेगी? देखिए, रांची पुलिस तो हमेशा इन लोगों के साथ है, ट्रैफिक पुलिस भी साथ है और महिलाएं सड़कों पर सेवा दे रही हैं। ये अपना ही परिवार का पेट पालन नहीं कर रही हैं, ये समाज की सेवा भी कर रही हैं। बिल्कुल। तो इसी संदर्भ में इनकी इज्जत होनी चाहिए, समाज के सारे लोगों को इनकी इज्जत करनी चाहिए। जो समस्याएं हैं, इनके एसोसिएशन के भी लोग यहाँ आए हुए हैं, इन लोगों को दूसरे जो एसोसिएशन के लोग हैं उनके साथ मिल बैठ कर इस बात को तय करना चाहिए। जो कि धमकी देने वाले भी इसी ग्रुप के लोग हैं, इसी समाज के लोग हैं। इसलिए पुलिस को आप चाहते हैं कि तुरंत अरेस्ट कर दे, तो पुलिस के बात नहीं करिए, पुलिस का भय क्यों होना चाहिए कि नहीं? पुलिस का भय निश्चित रूप से होगा, लेकिन जिस तरह का कंप्लेन हुआ होगा उसी के आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी। तो त्वरित कार्रवाई, अमूमन जब कोई अरेस्ट हो जाता है तो हम समझते हैं कि भाई कार्रवाई हो गई, लेकिन पुलिस अपने स्तर से जांच करेगी। निरोधात्मक कार्रवाई के लिए 107 जो सीआरपीसी का प्रोविजन वो दायर करेगी, कोर्ट में मैटर जाएगा, तो कार्रवाई तो होगी। इन्हें निर्भीक होकर अपना काम करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। चलिए मनीष, बिल्कुल पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करेगी, पुलिस अगर आगे नहीं बढ़ेगी, तो फिर एक माहौल कैसे बनेगा? सवाल यही है। रविशंकर हमारे साथ हैं, एक दर्शक। जी रविशंकर जी। हाँ सर, मैं एक्चुअली न्यूज देख रहा हूँ सर अभी जी, और एज ए फिजियोथेरेपिस्ट मैं सर बैंगलोर में हूँ। तो सर एक्चुअली मैं झारखंड का ही हूँ जी। हाँ, तो मैं बस यही कहना चाहूंगा सर कि महिलाओं के लिए सभी कोई बोलते हैं, ठीक है, लेकिन कोई करते नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कि रघुवर दास जी ने अभी महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर निकाला है, ठीक है। हेलो जी जी सर, तो मैं यही बोलूंगा कि पुलिस को उनकी मदद करनी चाहिए, ना कि उनको बार बार बुला करके ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। शुक्रिया सर, शुक्रिया। वक्त कम है इसलिए मैं कुछ और भी दर्शक हैं। सीमंत उरांव है हमारे साथ धनबाद से। जी सीमंत जी। हाँ सर, हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी धमकी दे, क्या उनके बाजू में इतनी ताकत नहीं है? जो महिला चालक को आज वो धमकी दे रहे हैं, रंगदारी मांग रहे हैं, उनकी ताकत में, उनके बाजू में इतनी ताकत नहीं है, जो अपने परिवार को किसी तरह से भरण पोषण कर रहे हैं, उसको तंग किए जा रहे हैं। इतनी अगर ताकत है तो किसी बड़े नेता से टकराए, ये शर्म की बात, ये शर्म की बात है सर सीमंत जी, ये शर्म की बात है। लेकिन शर्म की बात सीमंत जी ये भी है कि वो अगर उनकी बाजू में इतनी ताकत तो नहीं है कि समाज का तमाम वहां पर समाज के लोग खड़े हैं और चंद महिलाओं को धमकी देकर चले जाते हैं और वो समाज के लोग देखते रह जाते हैं। उनमें इतनी भी ताकत नहीं है और समाज के लोग इतने भी कमजोर नहीं हैं। तो सोचना हमें और आपको भी है कि हमारे आपके सामने किसी महिला को धमकी दी जाती है, गाली गलौज किया जाता है और हम आप चुपचाप देखते रह जाते हैं, तो हम आप भी सहभागी हैं उस अपराध में। बहुत शुक्रिया मनीष। मैं चाहूंगा अब एक बार फिर से उन तमाम महिलाओं को जरूर, हमारी ये मुहिम है कि उनको सुरक्षा मिले, वो
सेवा करते रहें और रांची शहर में कम से कम महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक अच्छी तस्वीर जो नजर आ रही है, वो अच्छी तस्वीर यूं ही नजर आती रहे, पिंक पर काली नजर ना लगे। बहुत शुक्रिया मनीष तमाम चर्चा के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार एक तस्वीर ऐसी है जिसे देखने के बाद आप हैरान हो जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका दिल दहल जाएगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई अपना भी हैवान बन सकता है। प्राय छेड़खानी होती है, प्रशासन का कमजोरी है। नाखून कौन निकाला है? पे निकालिए। कैसे निकलता है? लो फिलहाल से निकालिए। जी हाँ, हैवान भी हैरान है। सिवान से एक मासूम की ऐसी दर्दनाक कहानी सामने आई है जिसके बारे में सुनकर और देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका दिल दहल जाएगा, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भला कोई अपना कैसे इतना बेरहम हो सकता है। इसे गरम करके पिए और फिर बनाने भी है। पेट कौन जलाया है? लोरी पे जलाए। अब पीछे साइड में कौन जला दिया है? बाबा के जलाए। अच्छा, और ये वो भी लोरी पे जलाए। अब कुछ गलत भी करता था लो तुम्हारे साथ? नहीं। अच्छा, ये नाखून कौन निकाला है? लोरी पे निकालिए। कैसे निकलता है? लो फिलहाल से निकालिए। फिलहाल से निकलता है। लो अच्छा, आज तुम बोलती थी तो क्या बोलता था? लो रोती थी तो मुंह बांध, आवाज भी नहीं निकलता था, मुंह बांध देता था। लो लड़खड़ाती जुबान से बयां हो रहे एक एक लफ्ज हैवान को भी हैरान कर देने के लिए काफी है। खुद के साथ हुई हैवानियत की दर्दनाक कहानी बयां कर रही ये मासूम है सिवान की रहने वाली सिमी। सिमी की जुबान से बयां हो रहे एक एक लफ्ज की तस्दीक करते हैं सिमी के शरीर के हर हिस्से में उकेरे गए ये गहरे जख्म। कहीं पिलास से नाखून उखाड़े जा चुके हैं तो कहीं गर्म करछुल से दागने का निशान है। शरीर का कोई हिस्सा जला हुआ है तो कोई गहरी चोट के कारण नीला पड़ चुका है। यहाँ तक कि सिमी के निजी अंग भी जला दिए गए। हैवानियत की हद पार करते हुए सिमी के साथ जानवरों जैसा सलूक किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने मौसेरे भाई और बहन ने की है। लोरी से गरम करके पिए और फिर बनाने भी है। पेट कौन जलाया है? लोरी पे जलाए। अब पीछे साइड में कौन जला दिया है? बाबा के जलाए। अच्छा, और ये वो भी लोरी पे जलाए। अब कुछ गलत भी करता था लो तुम्हारे साथ? नहीं। अच्छा, ये नाखून कौन निकाला है? लोरी पे निकालिए। कैसे निकलता है? लो फिलहाल से निकालिए। फिलहाल से निकलता है। लो अच्छा, आज तुम बोलती थी तो क्या बोलता था? लो रोती थी तो मुंह बांध, आवाज भी नहीं निकलता था, मुंह बांध देता था। लो सिमी के साथ हैवानियत के इस खेल का खुलासा तब हुआ जब पड़ोस में रहने वाली सिमी की दूसरी मौसी घर पहुंची तो सिमी की ये दर्दनाक कहानी सामने आई। गैस मेरा खत्म हो गया था, हम उसके घर गए थे। घर गए तो बच्ची को जब देखे तो हम पूछे कि ये बच्ची कहाँ से आ गई है? ये तो दिल्ली थी। तो मेरी बहन रो कर मेरा हाथ पकड़ के बोलने लगी कि बबनी देखो मेरी बेटी ऐसा ऐसा हादसा कर दी है मेरे लड़की के साथ और ये इसकी अम्मी और इसकी नानी को मत बताना। हम वहाँ से किसी तरह छुप कर आए और बोले कि नहीं इसकी माँ को बताएंगे, वो भी हमारी बहन है, सगी बहन है, ये हमारी माँ है, अपनी माँ से कहें और बहन को बुलाकर देखें। बहन को खबर दिए। हमारी बहन सुबह में गई और इस बच्ची को लेकर हमारे साथ आई। क्या इसके साथ किया? इस बच्ची के साथ इसके साथ नाखून काट दिया गया है, इस बच्ची को जला दिया गया है बुरी तरह से। इस बच्ची को उसके मेरी बहन बड़ी बहन है उनकी लड़की बांध दी थी इसके मुंह को कि आवाज बाहर नहीं जाए। दरअसल सिमी के साथ हैवानियत का खेल तब शुरू हुआ जब सिमी को उसकी बड़ी मौसी के बेटे और बेटी अपने साथ दिल्ली ये कहकर ले गए कि प्रेग्नेंट होने के कारण मौसी की बेटी का सिमी हाथ बटाएगी। सिमी के घर के लोग गरीब थे, ऐसे में सिमी को दिल्ली भेज दिया गया। लेकिन यहाँ सिमी के साथ हैवानियत का जो खेल शुरू हुआ वो आज आपके सामने है। 2 महीने तक शरीर के कई हिस्सों को जलाया गया, उसके साथ हैवानियत का खेल जारी रहा और फिर अपराध छिपाने के लिए सिमी को उसके मौसेरे भाई बहन ने अपनी मां यानी सिमी की मौसी के पास सिवान भेज दिया। लेकिन यहाँ सिमी की मौसी ने बच्चों का अपराध छिपाने के लिए सिमी को घर में कैद रखा। दिल्ली से यहाँ क्यों लाया? दिल्ली से यहाँ इसको जलाने के बाद हमारे बड़े बहनों ही शायद पता चला तो उन्होंने मंगा लिया। ये सारी घटना दिल्ली हुई थी? दिल्ली हुई है सारा घटना। अच्छा, वही रहती है लोग, वो लोग शाहीन बाग में रहती हैं लोग। तो अभी दिल्ली से यहाँ लेके आ गए? हाँ, दिल्ली से यहाँ लेके चले। ये 15 दिन से ऐसा हादसा हो रहा है। जो लोग घटना को अंजाम दिया वो घटना अंजाम दिए वो दिल्ली में है। दिल्ली रहते हैं? दिल्ली रहते हैं। फिलहाल सिमी को अस्पताल में भर्ती करवाकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए कोशिश जारी है। अपने मौसी के यहाँ
हेल्प करने गई थी और उनके लड़कों ने इनके साथ ऐसा बर्ताव किया। फिलहाल आप पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? फिलहाल इसको उपचार के लिए सदर अस्पताल ले जाएंगे और बाकी अभी कार्रवाई FIR के बाद। इस पूरे मामले में सवाल है कि आखिर कोई अपना कैसे इस कदर हैवान हो सकता है। आकाश, जी मीडिया, सिवान। हम तस्वीर साफ साफ आपको दिखा भी नहीं सकते हैं, धुंधली तस्वीर हमें दिखाने की मजबूरी है क्योंकि जख्म इतने गहरे हैं कि आप देखिएगा तो शायद आपका दिल दहल जाएगा। लेकिन यकीन मानिए इतनी हैवानियत शायद आपने नहीं देखी होगी। आकाश हमारे साथ मौजूद हैं। आकाश वहां पर गए थे और आकाश ने उस बच्ची से बात भी की। उस बच्ची से बात कर आकाश, आप एक इंसान के नाते, एक संवाददाता होने के नाते आप गए जरूर, एक इंसान के नाते आप उस समय जब बच्ची को आपने देखा, क्या लगा आपको? बिल्कुल सुमित, अगर इंसानियत की बात की जाए तो अगर उस जो दृश्य को मैंने देखा, निश्चित रूप से पूरे रोंगटे खड़े हुए थे। पहली बार मुझे इस तरह की घटना और इतने छोटे बच्ची के साथ, जिसकी पूरे चेहरे को खराब कर दिया गया था, जो लोग बता रहे थे, जिसकी माँ और उसकी मौसी बता रही थी कि जितनी खूबसूरत वो बच्ची थी उतनी दर्दनाक तरीके से उसके जला के पूरे शरीर को ये बदसूरत नहीं किया गया था, बल्कि चेहरे पे भी हल्के हल्के दागे थे जो जली हुई थी, क्योंकि 2 महीने पहले से कंटिन्यू ये प्रताड़ना दी जा रही थी। तो कुछ खास सूख भी गए थे, जिसके चलते चेहरा कुछ समझ में आ भी आ रहा था। लेकिन जो स्थिति देखने को मिली, निश्चित रूप से एक इंसानियत की नजर देखी जाए तो अगर वो अपराधी सामने होता तो एक गाली तो जरूर मुंह से निकलती उन लोगों के लिए जिन्होंने इस तरह की हैवानियत का काम किया है। आकाश, मैं समझना चाहूंगा कि अभी उस बच्ची की हालत कैसी है और इलाज कहाँ चल रहा है? इस समय जो बच्ची की यथास्थिति पता चल पाई है कि हालांकि पुलिस ने उसे सिवान अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन स्थानीय, चूंकि गरीब फैमिली से लोग जुड़े हुए थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने काफी सहयोग किया है। ईद का समय चल रहा है, मुस्लिम बिरादरी से लोग हैं, तो लोगों ने अपनी उदारता दिखाते हुए उससे कुछ पैसे सहयोग किए हैं, जिसको लेकर उसे प्राइवेट अस्पताल में, निजी क्लिनिकों में भर्ती कराया गया है और जहां उचित और सही तरीके से उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल बच्ची काफी हद तक ठीक है, लेकिन जो उसके घाव है और जो मन में डर है आज भी व्याप्त है। वो बोल नहीं पा रही है और हर बातों पे रो रही है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है उसके लिए। ठीक है आकाश, आप रहिए हमारे साथ। इस वक्त बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं निशा झा। निशा जी, स्वागत है आपका। मैं आपको पहले पूरा मामला बता दूं, मुमकिन है कि आपको शायद पूरी जानकारी ना भी हो। सिवान की ये खबर है कि मासूम को दिल्ली ले जाया गया था, उसके मौसेरे भाई और बहन ले गए थे ये कहकर कि वहां पर सहयोग करेगी, घर के काम में हाथ बटाएगी। लेकिन वहां 2 महीने तक उसके साथ जो हैवानत का खेल खेला गया, वो तस्वीर हम दिखा भी नहीं सकते हैं, इतने जख्म दिए गए। और उस बच्ची का बयान आप सुनिएगा तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम पूछना चाहेंगे कि अब इस मामले में आपकी तरफ से क्या पहल हो सकती है? देखिए, ये उसका फैमिली मैटर में फैमिली के लोगों ने इस तरह की अमानवीय हरकत की है। कोई भी हो, सामाजिक हो या फैमिली हो या कोई भी हो, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। और पहली बात है कि यह हैवानियत होने के पीछे जो भी हुआ और पुलिस ने क्या एक्शन ली वो जानना जरूरी है। दूसरा है कि इस हैवानियत का कारण क्या था, क्योंकि उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ है बच्चे के साथ अभिभावक भी अलाउड नहीं है कि गलत व्यवहार करेंगे। अभिभावक को भी एक हद तक अधिकार है, लेकिन उसको जीने का अधिकार छीनने का उसका अधिकार अभिभावक को भी नहीं है। तो ये तो रिश्तेदार हैं, तो रिश्तेदार हो या पड़ोसी हो या समाज का कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी बच्चे के साथ अगर प्रताड़ना होती है तो वो गलत है और कानून उनके लिए लेगा। और आयोग के संज्ञान में ये आपके द्वारा जो दी गई है तो हम इसको पता करते हैं। और इस घटना के बारे में पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है, पहले तो फर्स्ट उसका मेडिकल होना चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट उसका प्रॉपर हो। कोई अगर हो तो लोकल लेवल पर तो उसको हेल्प जो हो वो दिया जाए, नहीं हो तो हमें अब हम लोगों को अवगत कराया जाए और उसको निशा जी अभी इलाज से न्याय मिलना चाहिए। जो खबर मिली है इलाज चल रहा है और पुलिस का एक बयान है कि हम अब कोशिश कर रहे हैं, मामला दर्ज हो चुका है। लेकिन दिल्ली में है, शाहीन बाग में है, जो क्योंकि उस बच्ची की दूसरी जो मौसी है वो पूरा नाम बता रही है, एड्रेस बता रही है।
अब तक की कार्रवाई को लेकर आपको लग रहा है कि इसमें और तेजी होनी चाहिए, जितने संवेदनशील ये मामला है? नहीं, पुलिस का तो काम ही है इस तरह के संवेदनहीनता कोई अगर करता है तो उसकी सारे और साक्ष्य मौजूद हैं, तो उस बच्चों ने किया, बड़े ने किया, किसने किया, उसको बच्चे के लिए भी उनको भी कस्टडी में लेना है, लेकिन हथकड़ी नहीं, बहुत सारे जुवेनाइल एक्ट में मना है। लेकिन एक स्वेच्छा, एक जो किया है उसका, वो तो क्राइम है ना उसके लिए, वो तो क्रिमिनल अप्रोच है उसका, उस बच्चे चाहे जो भी हो उसके फैमिली का, तो जो भी है उसको शामिल किया जाएगा। हर एक आदमी के लिए कानून बराबर है। आयोग की तरफ से क्या अब आगे क्या आयोग की तरफ से, आयोग में ये दिल्ली पुलिस अगर एक्शन में नहीं आती है तो दिल्ली पुलिस या दिल्ली के जो वहाँ पर जो लोग हैं जो चाइल्ड राइट के लिए काम करते हैं, दिल्ली SCPCR है, उनके थ्रू इनकी बात डिटेल ली जाएगी और जानकारी लेकर जो जहाँ तक हो पाएगा इसको बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये मामला तो दर्ज है फिलहाल सिवान में हुआ है और सिवान की पुलिस की जिम्मेदारी मेरे ख्याल से है कि वो दिल्ली पुलिस से कोऑर्डिनेट करके उन आरोपियों तक पहुंचे। जी बिल्कुल बिल्कुल, कहीं भी हो आरोपियों तक पहुंच के सच्चाई और साक्ष्य के आधार पर उनके साथ न्याय, उस बच्ची को न्याय मिले। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। मेरे संवाददाता भी मौजूद हैं, जी मीडिया संवाददाता अमित, इन मामलों को आप देखते रहे हैं। हालांकि ऐसा मामला शायद बहुत कम देखने को मिलता है, इस कदर हैवानियत और अपनों के हाथों ही कि शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं बचा है जहां जख्म ना हो, और जख्म भी ऐसा कि पिलास से नाखून उखाड़ा जाता है। निशा जी, अगर आप सुनना चाहेंगी, मैं वो बयान, उस पीड़ित का बयान मैं चाहूंगा कि वो बयान आप सुनिए। उस रिपोर्ट का पहला हिस्सा हमने रखा है, वो बयान सुनिएगा। मेरे ख्याल से तुरंत इसके बाद आप भी मजबूर हो जाइएगा कि तुरंत इस मामले में SP को आप कॉल करेंगे। मैं चाहूंगा वो बयान सुनवाया जाए। गरम करके दिए और फिर बनाने भी है। पेट कौन जलाया है? लोरी पे जलाया। अब पीछे साइड में कौन जला दिया है? बाबा पे जलाया। अच्छा, और ये वो भी लोरी पे जलाया। अब कुछ गलत भी करता था लो तुम्हारे साथ? नहीं। अच्छा, ये नाखून कौन निकाला है? लोरी पे निकाली। कैसे निकलता है लो? पिलास से निकाली। पिलास से निकलता है लो। अच्छा, आज तुम बोलती थी तो क्या बोलता था लो? रोती थी तो मुंह आवाज भी नहीं निकलता था, मुंह बांध देता था लो। आपने सुना निशा जी? मेरे ख्याल मैंने सुना, बहुत अमानवीय है, बहुत अमानवीय है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये अपनों के साथ ऐसा हो तो मुझे लगता है कि अपने भी इस तरह कर सकते हैं, ये हमारे आपके सोच की पड़े होनी चाहिए। बिल्कुल, इंसानियत के दायरे में ये चीजें रखी ही नहीं जा सकती, हैवानियत के दायरे में रखी जाती हैं। आप रहिए हमारे साथ। अमित, इन मामलों में कितनी तेजी पुलिस को बरतनी चाहिए और आप अब तक कितनी तेजी देख पा रहे हैं? देखिए सुमित, सबसे बड़ी बात है कि जो मामला लॉन्च कराया गया है, शिकायत दर्ज कराई गई है, उसके बाद भी पुलिस ये कर रही है, सरकारी बयान जारी कर रही है कि मामले को देखा जा रहा है, जो कल्प्रिट होंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कार्रवाई कब होगी, ये डेडलाइन या ये फिर जो समय अवधि है वो पुलिस नहीं बता पा रही है। पहले की भी कई घटना हमने देखा, हालांकि ये घटना काफ़ी अमानवीय है। रिश्ते को न सिर्फ तार तार किया गया बल्कि मानवता को भी शर्मसार यहाँ पे किया गया है। इस मामले को लेकर के हमने बात किया है ADG मुख्यालय से, तो उनका कहना है कि जिले के SP से बात की जा रही है। SP कहते हैं कि संबंधित थाने से हम रिपोर्ट ले रहे हैं। तो समझ सकते हैं जब रिपोर्ट लेने और जानकारी हासिल करने में समय निकल जाएगा, उसका फायदा जो कल्प्रिट है वो उठा सकता है, जो पीड़ित है उसे न्याय मिलने में देरी हो सकती है। फिलहाल निशा जी ने जो आश्वासन दिया है और जो उन्होंने कहा है कि आयोग खुद पूरे मामले को देखेगी, कार्रवाई करेगी, तो कहीं ना कहीं से अब उम्मीद की किरण लग रही है सुमित की निशा झा जो है वो पूरे मामले को गंभीरता से ले रही हैं और अब वो न सिर्फ पूरे मामले को खुद से देखेंगे, आयोग के मेंबर के द्वारा दिखाएंगी, बल्कि पुलिस से भी तेजी लाने की आदेश हिदायत देगी वो। बिल्कुल, एक दर्शक हमारे साथ है पिंटू पटना से। जी पिंटू जी। सर, मैं पटना चिरौरा से बोल रहा हूँ। मैं एक्चुअली अभी देख रहा था, मैं नीतीश जी से ये कहना चाहूंगा कि सर इस चीज को जो अभी दिखाया जा रहा है, इस बच्ची के साथ जो नाइंसाफी हो रहा है, हम चाहते हैं कि एक कमेटी गठित करके इसमें जो दोषी है उनको किन्हीं को बख्शा नहीं जाना चाहिए। आज ये किसी की भी बच्ची हो, आज हमारे समाज को ऐसे लोग इतना गंदा और इतना घटिया कर दे रहे हैं कि हम मतलब अंदर आत्मा से एक आह निकल रहा है सर, और अपने इस चीज को हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, हम उम्मीद यही लगाते हैं कि जिन लोगों ने
इतना घटिया दर्दनाक इस बच्ची के साथ किया, उनको सजा मिलनी चाहिए। समझा जा सकता है, समझा जा सकता है बिल्कुल। ये तस्वीर देखकर कोई भी कितना भी पत्थर दिल इंसान हो, मेरे ख्याल से वो रो पड़ेगा, उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तस्वीर ही ऐसी है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, उपेंद्र हैं, रेगुलर कॉलर। जी उपेंद्र जी कहिए उपेंद्र जी। उपेंद्र जी आप तक आवाज आ रही है? हेलो जी सर कहिए, अपनी बात रखिए। चलिए उपेंद्र जी आप दोबारा कोशिश कीजिए, कॉल कीजिए। मैं निशा जी आपसे मैं पूछना चाहूंगा समाज को लेकर। देखिए आपने एक पहल करने की बात कही है, जरूर मुझे भरोसा है कि आप पहल करेंगी और आपकी पहल का असर भी होगा, उस बच्ची को इंसाफ जल्द से जल्द मिलेगा। लेकिन सवाल है कि समाज में आज ऐसी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और अपने ही अगर इस कदर हैवान होने लगे तो कोई भी बच्ची या किसी की भी बच्ची किस पर भरोसा करे? ये देखिए, ये सवाल सिर्फ एक हैवानियत नहीं है। ऐसी हैवानियत आपके प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह समाज अपना हैवान हो जाए, समाज हैवान हो जाए, तो ये तो एक ऐसा संवेदना की बात आप रख रहे हैं जो बहुत बड़े, और सभी की जिम्मेदारी इसमें बनती है इस हैवानियत को हटाने में। उसमें प्रिंट मीडिया को भी आना होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी आना होगा, सोसाइटी के लोगों को आना होगा, सबको सामने आकर इस चीज को, ये ऐसा नहीं है कि ये पहली घटना है, ऐसी कई घटनाएं आपने दिखाया होगा जी। कई बार आपने ऐसी घटनाएं को प्रिंट मीडिया में पढ़ने को मिलती है जी। ये सोसाइटी में जो अपने इस तरह के हो रहे हैं उसका एक मेजर कारण है अशिक्षा। शिक्षित परिवार हो, अगर शिक्षित हो, और शिक्षा का कैसा शिक्षा, ये भी इम्पोर्टेंट है, किस तरह की शिक्षा, कैसे वातावरण की शिक्षा। अब स्कूल में अगर बच्चा ही प्रताड़ित हो जाए अपने बड़ों के द्वारा तो उसकी ओछी मानसिकता और उसका फ्रस्ट्रेशन इसी अशिक्षित काम की ओर जाएगा। तो सारी चीजों का है, परवरिश मायने रखता है, शिक्षा मायने रखता है, सोसाइटी के अड़ोसी पड़ोसी, वैसे परिवार को जो अशिक्षित परिवार है उसके साथ अपने को, समाज को बदलने में उनकी भागीदारी। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो इस पिलर को बदलने में आ सकते हैं सामने, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ना अमानवीयता, इसको बहुत सारी घटनाएं जो कि इस घटना से हटके भी है, लेकिन इससे भी ज्यादा अमानवीय आपको देखने को, जरूर नहीं कि बच्चे में हुआ तो हम संवेदनशील है, अब बड़ों के साथ हो तो हम असंवेदनशील। नहीं बिल्कुल। ये दो बातें सामने नहीं। मेन बात है कि एक अशिक्षा के कारण ये इस तरह की घटनाओं का बिल्कुल, इस बारे में समाज को भी सोचना होगा, आगे आना होगा, और परिवार ही सभी की जिम्मेदारी है, सभी की जिम्मेदारी। आप रही हमारे साथ दर्शक, हमारे साथ राजेश हैं पूर्णिया से। जी राजेश जी। जी सर, ये कह रहे सर, हम ये सुबह से जो खबर देख रहे हैं जी, ये दिल देख के दिल रो रहा है। इतनी अभावनीय घटना बच्ची के साथ हुआ है, जो वो जो आरोपी है वो कहीं भी माफी के लायक नहीं, तो कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है सर कि पुलिस का इसमें चालू रवैया समझ में आ रहा है। पुलिस को त्वरित कार्रवाई करते हुए, जबकि इसका ट्रेस वो आदमी के ट्रेस मौसी बता रही है, उसको तुरंत जाकर दिल्ली से गिरफ्तार करना चाहिए उसको। यही मेरा कहना है। बिल्कुल सर, शुक्रिया। पुलिस का भी एक एग्रेशन नहीं दिखता है इन मामलों में, संवेदनशीलता को ज्यादा होनी चाहिए ऐसे मामलों में, वो नहीं दिखता है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, शाहिद हैं हाजीपुर से। जी शाहिद साहब। हेलो जी सर, ये जो घटनाएं जो हुई है दिल्ली में हुई है जी, और ये बच्ची जो आई है सिवान, तो यहाँ इसमें सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों ने इस मामला को उजागर किया है इनकी काबिलियत बहुत बड़ी बात है। और इसमें होना ये चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें मुख्यमंत्री जी का पहल भी होना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द बच्चे को जी न्याय मिल सके। बिल्कुल, शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। अमित, एक कार्रवाई की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है और अभी पुलिस उस प्रक्रिया में कितनी पीछे है? क्योंकि टालू रवैया, दर्शक भी समझ रहे हैं कि टालू रवैया बयान जब दे रहे हैं तो
बिल्कुल सुमित, देखिए सबसे पहला जो मामला होता है, अगर कोई घटना होती है तो आप भी जान रहे हैं, लोग भी समझते हैं, और जहां तक हमारी अपनी अनुभव है उसके आधार पर ये देखा जाता है कि पुलिस सबसे पहले फर्दर बयान लेती है, FIR लॉज होता है, शिकायत कंप्लेन होती है, तो उसके आधार पर फर्दर बयान लेकर के आगे की जो कार्रवाई होती है 164 का बयान जो होता है वो कोर्ट में करवाती है पुलिस। लेकिन यहाँ घंटों बीत गए, घंटों क्या 1-2 दिन से अधिक का वक्त हो गया है, अभी तक पीड़ित का जो बयान है वो पुलिस ने नहीं लिया है, 164 का बयान जो उसका होता है वो नहीं करवा पाई है पुलिस। उसके अलावा जो कार्रवाई है दिल्ली पुलिस से, पुलिस को संपर्क कर लेना चाहिए था, सिवान पुलिस को, वो पुलिस ने नहीं किया। यहाँ तक कि दिल्ली तो दूर है, सबसे पहली बात है कि जो SP हैं जिले की, उन्हें ये जानकारी नहीं है कि क्या घटना हुई है, क्या शिकायत दर्ज कराया गया थाने में। उसके अलावा बात तो आप समझ सकते हैं। आकाश हमारे साथ हैं, अगर तो आकाश से मैं समझना चाहूंगा, आकाश SP साहब, SP को जानकारी है क्या इस पूरे मामले में? जरा फिर से सवाल रहा। सिवान में SP जो हैं, क्या उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी है? क्या उन्होंने कोई निर्देश दिया है अलग से? जी बिल्कुल सुनिए, इस मामले में मैंने यहाँ के स्थानीय थाना प्रभारी से तो बात की हुई है, इस मामले की जानकारी तो है, लेकिन SP साहब से जब ने इस मामले की जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आकाश जी ऐसी बात है कि अभी इस मामले की मुझे जानकारी नहीं मिल पाई है, जो भी मैं जानकारी मिलता हूँ अपने थाने से मैं बात कर लेता हूँ, उसके बाद से ही किसी तरह से बयान दे पाऊंगा। दिल्ली पुलिस से संपर्क करने की मैंने प्रयास किया था यहाँ के SP से बात करने की, सर इससे आपकी क्या रवैया है, आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, अपने सर से क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर ये कहा कि मुझे इस मामले की अभी तक स्थानीय स्तर पर पूरी तरह से जानकारी नहीं है। ऐसा पता चला था कि प्रताड़ना का मामला है, लेकिन जानकारी नहीं ले पाए थे। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है और स्थानीय SP को इस तरह के मामले नहीं पता होते हैं। आकाश आपको रोकना चाहेंगे, उपेंद्र हमारे साथ हैं, एक दर्शक पटना से। जी उपेंद्र जी, मैं ये कहना चाहूंगा सर कि ये जो भी हुआ इस बच्ची के साथ, और जिसने भी किया जी, जिसने किया वो कहीं से माफ करने के लायक तो है ही नहीं जी। इंसान क्या, भगवान भी किसी तरह इसको माफ नहीं करेगा। लेकिन समाज में ये देखने से ये पता चल रहा है कि ये प्रतिशोध में किया हुआ जो है कि कार्रवाई है। तो मैं यही रिक्वेस्ट, गुजारिश है हमारे समझ से कि ये प्रतिशोध जो है करने वाले के अंदर किस सेंस में, कहां से, किस संदर्भ में आया, रह गई ये भी समाज है सर। समाज में कानून, नियम, कोर्ट कचहरी भी जो है ना उचित नहीं। ये लोग सारे लोग पैसे पर खेलते हैं, बिकते हैं, जिसका परिणाम है कि ये दिन प्रतिदिन आप लोग देखते हैं, डे टू डे जो है कि आप लोग दिखाते हैं, उसी तरह से ये इस तरह का अपराध बढ़ता जा रहा है। ये समाज है सर, इस समाज में बहुत सारा चीज है, बच्चे हो, गार्जियन हो, सबको एक मर्यादा में रह के जो है ना, तो इसकी पूर्ण जानकारी सर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसका सही सच्चाई को उजागर कीजिए सर, कि इस तरह का क्रूर काम करने वाला व्यक्ति के पीछे कारण और मकसद क्या है। नहीं, ये तो पुलिस बहुत बेहतर जांच कर पाएगी। हम वो उन लोगों से बात करके उन लोगों पैसा पर बिक जाएगी। नहीं, उन लोगों को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक मकसद पता कैसे चलेगा, क्योंकि वो लोग तो दिल्ली में हैं। जो बच्ची अभी खुलकर बता नहीं पा रही, कुछ बता नहीं पा रही, बस इतना बता रही है कि उसके साथ इस ऐसी बेरहमी की गई, पिलास से नाखून उड़ा गया, वो बच्ची बोलने की हालत में नहीं है। खैर, मैं जरूर इसमें जब तक उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिलेगा हमारी ये मुहिम जारी रहेगी। शुक्रिया। मनोज हैं हमारे साथ, एक और दर्शक। जी मनोज जी। हाँ, हम ये बोलना चाहते हैं जी, अगर मीडिया न रहे तो ये सब तो समझिए एकदम आम बात हो जाए। ये तो काम प्रशासन का है जी। दूसरी चीज, पुलिस नाम का प्रशासन है भाई, हमारे जितना जुडिशियल तो खत्म हो ही गया है, हमारे जितना मतलब कि इलेक्शन के समय सब अपना खाली सरकार बचाने पे हम लगा, ये सब को कौन देखेगा? घर में बच्चे लोग देखेंगे तो क्या करेंगे भाई? बिल्कुल, समाज किस दिशा में जा रहा है ये भी सोचना है, और सिस्टम कर क्या रहा है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मैं निशा जी, अगर आप हैं तो फोन पर, मैं चाहूंगा कि एक बार जरूर आप एक बार भरोसा दिलाएं, क्योंकि लोगों में नाउमीदी बहुत ज्यादा है, आपने भी सुना। देखिए, सबसे पहले मैं जो समझ पा रही हूँ वो ये समझ रही हूँ कि समाज बोलना और समाज में अपनी भागीदारी देना, समाज को भी अपनी भागीदारी में एक मीडिया में बोल देना
और मीडिया में कहना कि असंवेदना है, ये है, वो है, इसको करना चाहिए, उसको करना चाहिए, सबको चाहिए, किसको क्या सबको मालूम है। मेन प्रॉब्लम है कि आपके मोहल्ले में जो हो रहा है, आप मोहल्ले वाले कितने यूनाइट होके इस तरह की संवेदना को देखते हैं, ये देखने की आवश्यकता है। और वो संवेदना अगर मोहल्ले में और घर घर में जग जाए और मोहल्ले के लोग जगा दें तो इस तरह की घटनाएं होने से और करने वाले डरेंगे। पहला तो ये। दूसरा है कि प्रशासन जो है वो किसी भी कानून से बंधा है और वो उस कानून के मातहत ही प्रक्रिया पूरी कर पाएगा। तो किसी भी प्रक्रिया को पूरी करने के लिए जो कानून का प्रक्रिया है उसके साथ ही काम कर सकता है। दिल्ली और पटना को कोई तुरंत नहीं जोड़ सकता है। दिल्ली और पटना के बीच में आपके द्वारा ये संज्ञान में आया। निशा जी मुझे बताइए कि एसपी साहब को पता तक नहीं है, दिल्ली पटना चले छोड़ दीजिए, सिवान में जुड़ नहीं पा रहे हैं पुलिस अधिकारी एक दूसरे से। जुड़ने की प्रक्रिया जो है ना वो आपसे मुझे इस पर कुछ भी नहीं करना। आपने जो कहा है और जुड़ने की प्रक्रिया के लिए आपको जो घटनाएं घटी है वो घटना सामने आई है। प्रक्रिया किसी भी चीज को पूरी करने में और एक्शन लेने के लिए उस चलिए आप जरूर पहल करें। मैं चाहूंगा कि आप पहल करें और तेजी इसमें लाएं। और उसमें पुलिस भी तेजी में है, तभी तो उसने कहा कि हम पता करके आपको सारी चीज बताएंगे। 2 दिन तक तो तेजी नजर नहीं आई है। खैर शुक्रिया। हमें भी आपके द्वारा मालूम हुआ है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, हम ही बताते रहेंगे, लेकिन हमारे बताने के बाद भी कम से कम तेजी हो, ये मैं उम्मीद करता हूँ। निशा जी शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। अमित आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। जरूर इन मुद्दों पर समाज को भी आगे आने की जरूरत है, तभी ये तस्वीर बदलेगी। नमस्कार। नाखून कौन निकाला है? पे निकाली। कैसे निकलता है लोग? से निकाली।